हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन पूरा किया था, अच्छी तरह से समझा था, पढ़ा था। अब बारी है बच्चों इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर के। तो चलिए शुरू करते हैं इनको। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। तो आपने इसमें से छांटने हैं कि कौन सा असत्य है कौन सा सत्य है। चलिए इसमें देखते हैं। पहला जो उन्होंने बोला वो है, भौम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। तो अब आप पढ़ चुके हैं इसको, ये सही है गलत है ये बताइए। पहला है, भौम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भौम जल जो है विश्व भर की नदियों और झीलों से अधिक जल है भौम जल। ठीक है, यह सत्य है। दूसरा, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी ही करते हैं। ये गलत है, क्योंकि शहरों में भी होता है, सब जगह होती है जल की कमी। तो उसके बाद आता है आपका ग, नदियों का जल खेतों की सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। तो ये भी क्या है, असत्य है, क्योंकि केवल नदियों के जल से ही सिंचाई नहीं होती है, वर्षा के जल से भी होती है, कुओं से भी होती है, बावड़ी से भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये भी असत्य है। चौथा है, वर्षा जल का चरम स्रोत है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अल्टीमेट जो सोर्स है पानी का वह रेन ही है, यानी वर्षा ही है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो बच्चों, जब मैंने आपको चैप्टर बताया था, मैंने आपको बताया था किस प्रकार जो है भौम जल की पुनः चक्रित होती है। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि देखिए, वर्षा का जल जो है आपको पता ही, विभिन्न स्थानों पर भूमि में रिसकर भौम जल का निर्माण करता है। तो वर्षा के जल के द्वारा भौम जल की पूर्ति होती है। जब वह जमीन के अंदर रिसता है तो उसके द्वारा जो है भौम जल की पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोत जैसे नदी, तालाब आदि के माध्यम से भी जल जो है रिसता है और खाली जगहों को जमीन के नीचे गहरी दरार में भर देता है। जमीन के पानी के रिसने की प्रक्रिया को अंतःस्यंदन कहते हैं। ये आपको चैप्टर में बताया। तो अंतःस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा भी भूजल की पुनः प्राप्ति होती है या भौम जल की प्राप्ति होती है। तो ये प्रश्न इस प्रकार होगा। तो ये बच्चों, किसी गली में 50 घर हैं जिनके लिए 10 नलकूप या ट्यूबवेल लगाए हैं। तो भौम जल का स्तर पर इसका दीर्घावधि क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये बच्चों किसी गली में अगर 50 घर हैं जिनके लिए 10 नलकूप लगाए गए हैं, तो भौम जल का स्तर दीर्घावधि का जो है धीरे धीरे जो है क्या होगा, भौम जल नीचे जाएगा और खत्म हो जाएगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ट्यूबवेल लगाओगे या नलकूप लगाओगे, उससे ज़्यादा ही पानी का दोहन होगा और लंबे समय के बाद जो है वह भौम जल को अनावश्यक रूप से बर्बाद कर देंगे और वहाँ पे भूजल या भौम जल की कमी हो जाएगी। भौम जल का मतलब भूजल, जो पृथ्वी के अंदर जल होता है उसको कहते हैं भौम जल। ये बच्चों ये हो गया। नंबर 4 देखते हैं। मान लीजिए किसी बगीचे का रख रखाव करने की जिम्मेदारी दी गई है आपको। तो आप जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। ठीक है, तो आपको बगीचे का रख रखाव करने को आ गया और आपको ये करना है कि वहाँ पे जल का सदुपयोग हो, क्या करेंगे, ड्रिप सिंचाई ऐसा ड्रिप तंत्र और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाएंगे, जिससे क्या होगा, बगीचे में पानी जो है सबको पर्याप्त मात्रा में मिले, परंतु वेस्टेज जीरो हो, कम से कम हो। वाष्पीकरण द्वारा पानी के नुकसान को कम करने के लिए पौधों की जड़ों के पास पानी देना चाहिए, जो कि हम ड्रिप तंत्र और स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा दे सकते हैं। तो बच्चों, तो जल संग्रहित करने के बाद ही प्रयोग किया जा सकता है। तो ये काम जब आप करेंगे तो आप जो है भौम जल की या जल का सदुपयोग करते हुए जल का प्रभाव अच्छे से कर सकते हैं। और जो प्रश्न है, भूजल या भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए खुदाई कार्यक्रमों क्या नहीं। जो भूजल है या भौम जल है उसके नीचे गिरने के कौन कौन से काम। सबसे पहला काम तो ये है कि अधिक उद्योग धंधे जब लगते हैं, ठीक है, तो उसके कारण बढ़ती आबादी के कारण जो विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण पानी की उपयोग बढ़ जाती है, पानी की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसके कारण कहते हैं भूजल में कमी आ जाती है। दूसरा, वनों की कटाई के बाद वनों की लगातार कटाई की जा रही है अपने
खेती बाड़ी की जगह बनाने के लिए, घरों के लिए जगह बनाने के लिए, तो इससे भी क्या हो रहा है, भूजल का अंतर्संधान करने की प्रक्रिया जो है नुकसान पहुंच रहा है और भूजल की मात्रा जो है गिर रही है। इसके अलावा पानी की बढ़ रही मांग और भूजल की पूर्ति कम हुई है, तो मांग और आपूर्ति के बीच भी क्या हो रहा है, बेमेल मुख्य रूप से पानी की कमी जिम्मेदार करती है। यानी ये 3-4 जो मैंने आपको कार्य बताया, इन्हीं कारणों के कारण जो है भौमजल नीचे गिर रहा है। तो ये भी हो गया बच्चों। अब आता है प्रश्न नंबर 6 आपका, अधिक स्थानों की पूर्ति करें उचित शब्द भरकर। तो भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश डैश तथा डैश डैश का उपयोग किया जाता है। भौम जल किसके निकाला जाता है आपको पता है, कुओं और नलकूपों के द्वारा। भौम जल निकाला जाता है कुओं और नलकूपों के द्वारा। ग ख आपका जल की 3 अवस्थाएं बताओ, ठोस, द्रव और गैस। जल की 3 अवस्थाएं होंगी आपकी, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। ग भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश डैश कहलाती है। तो भूमि की जो जल धारण करने वाली जो परत है उसको बोलते हैं हम जल स्तर। क्या बोलते हैं, जल स्तर। याद रखना बच्चों आप, जल स्तर बोलते हैं हम, जल स्तर। ठीक है। उसके बाद आता है आपका घ। घ क्या है, भूमि में जल के अवसरण के प्रक्रम को डैश डैश कहते हैं। भूमि में अवसरण पता है, भूमि में जल अंदर जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम अंतःस्यंदन। क्या कहते हैं, अंतःस्यंदन। ये आपने याद रखना बच्चों। चलिए ये भी हो गया। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। औद्योगिकरण में वृद्धि बिल्कुल है, जनसंख्या में वृद्धि बिल्कुल है, जल संसाधनों का कुप्रबंधन ये भी है, ये नहीं है। अत्यधिक वर्षा होने से जल की कमी नहीं होती है, जबकि जल की आपूर्ति होती है। उसका उत्तर आएगा आपका ग। ठीक है। उसके बाद आता है सही विकल्प नहीं है। प्रश्न नंबर 8, विश्व की सभी झीलों और नदियों के जल की कुल मात्रा नियत है या स्थिर रहती है। तो विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। तो क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, स्थिर नहीं रहती है। ठीक है, ये कभी स्थिर नहीं होती है। ख भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है, ये भी गलत है। भूमिगत जल कभी बढ़ता है कभी कम होता है। ग विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है, ये भी गलत है, क्योंकि महासागरों में भी कई बार पानी बढ़ जाता है, कई बार घट जाता है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, बिल्कुल ये सही है। विश्व में जल की कुल मात्रा बिल्कुल नियत है, बाकी सब गलत है। ठीक है बच्चों। तो इस पर 8 प्रश्न हो गया आपके। अब आता है प्रश्न नंबर 9, अंतिम प्रश्न आपका क्या है, भौम जल और भौम जल स्तर को दिखाते हुए एक चित्र बनाया, उसे चिन्हित कीजिए। तो बच्चों जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भौम जल का स्तर दिखाने वाला और भौम जल को दिखाने वाला एक चित्र है। चलिए वहाँ चलते हैं, वो आपने बताना है, उसमें बनाना है। तो वो है बच्चों ये वाला चित्र। मैं बताता हूँ कौन सा चित्र है, आपकी किताब में दिया हुआ है। ये आप बच्चों ये चित्र बनाएंगे, इसमें दिखाया हुआ है भौम जल और भौम जल स्तर। तो आप इस चित्र को बनाएंगे अपने किताब पे। इसका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये रहेगा आपका। इस तरह पर बनाओगे, इसमें बादलों से वर्षा हो रही है, पेड़ पौधे दिखाने हैं अपने, नीचे भौम जल जो जा रहा है, वहाँ से नलकूप हैंडपम्प के द्वारा ऊपर पानी लाया रहा है और यह नदी झीलों में दोबारा मिल रहा है और वहाँ से आगे बढ़ रहा है और ये नीचे जल जल भरे और ये भौम जल है। तो ये आप बनाओगे, ये प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा। यानी ये है आपका भौम जल और जल स्तर को दिखाता हुआ चित्र। चलिए बच्चों, तो इस प्रकार आपके इस चैप्टर के सभी प्रश्न पूरे होते हैं, प्रश्न नंबर 9 तक। और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आए होंगे। और जहां आपको दिक्कत आए इसको दोबारा पॉज करें वीडियो को, और लिखने की अगर आपको रह गया हो तो वीडियो को पॉज करें, ध्यान से सुने, दोबारा लिखें और रिवाइंड करके भी चलाएं, तब आप सही लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहिए।